इतिहास गवाह है, जब दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों की मौत होती है तो पीछे छूट जाती है दौलत की ऐसी जंग जिसमें रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं और साम्राज्य खून के धब्बों में बदल जाते हैं। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसने इस दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों तक को हैरान कर दिया। लेकिन सोचिए, एक इंसान जो चाहता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था, जिसके पास एक $100 बिलियन से ज्यादा के साम्राज्य की चाबियां थीं। जब उसके गुजरने के बाद उसकी वसीयत दुनिया के सामने खुली तो एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े अरबपतियों, नेताओं और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के होश उड़ गए। 10,000 करोड़ रुपए की अकूत दौलत किसे मिली? किस बड़े कॉरपोरेट घराने को? उनके किस वारिस को? नहीं, ये कहानी उस तरह से खत्म नहीं होती जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग पार्ट, वो सच जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए, वो अभी आने वाला है। जरा एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप भारत के सबसे रसूखदार, सबसे अमीर और सबसे ताकतवर परिवार में पैदा हुए हैं। आपके घर के बाहर नौकरों की फौज खड़ी है। मुंबई के सबसे पॉश इलाके में आपका महल जैसा घर है। आपके पास वो सब कुछ है जिसके लिए एक आम इंसान पूरी जिंदगी तरसता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस रतन नवल टाटा को पूरी दुनिया एक लेजेंड, एक भगवान की तरह मानती है, उनके बचपन की असली कहानी क्या है? 1937 में जब पूरा देश ब्रिटिश राज की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब मुंबई में रतन टाटा का जन्म हुआ। लेकिन जब वो महज 10 साल के थे, एक ऐसा तूफान आया जिसने उस छोटे से बच्चे की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1948 में उनके माता पिता नवल टाटा और सुनी टाटा हमेशा के लिए अलग हो गए। आज के जमाने में शायद ये आम बात लगे, लेकिन उस दौर में, और वो भी इतने बड़े परिवार में, ये एक बहुत बड़ा सदमा था। क्या आप उस 10 साल के बच्चे के उस खालीपन का अंदाजा लगा सकते हैं? जब स्कूल में दूसरे बच्चे अपने माता पिता के साथ आते होंगे तो वो बच्चा क्या सोचता होगा? उस बच्चे को उसकी दादी नवजबाई टाटा ने पाला। वो एक राजसी परिवार का हिस्सा जरूर थे। उन्हें दुनिया की बेहतरीन शिक्षा मिल रही थी, कैंपियन स्कूल से लेकर कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल तक। लेकिन उनके भीतर एक ऐसा अकेलापन घर कर गया था जिसे उन्होंने कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी दादी से वो संस्कार सीखे जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाले थे। लेकिन वो दर्द, वो बचपन का सूनापन हमेशा उनके साथ रहा। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें भारत से दूर अमेरिका भेज दिया गया, न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल और फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। वहां उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। जरा रुकिए और सोचिए, जिस इंसान को आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाना था, वो बिजनेस या फाइनेंस नहीं बल्कि इमारतें बनाना सीख रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें चीजों को बनाना, उन्हें संवारना पसंद था। 1962 तक उन्होंने लॉस एंजल्स में जोन्स एंड एमंस नाम की एक आर्किटेक्चरल फर्म में काम भी किया। वहां वो एक आजाद जिंदगी जी रहे थे। अमेरिका की चमक दमक, एक शानदार नौकरी, और कोई भी उन्हें टाटा के नाम से नहीं जानता था। वो सिर्फ एक आम युवा आर्किटेक्ट थे। अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप अमेरिका की वो लग्जरी और गुमनामी की आजादी छोड़कर वापस संघर्ष करने आते? शायद नहीं। लेकिन 1962 के अंत में अपनी दादी की खराब तबीयत और परिवार की जिम्मेदारी उन्हें वापस भारत खींच लाई। और आपको क्या लगता है, उन्हें भारत आते ही किसी बड़े एयर कंडीशनर वाले कमरे में ले जाकर टाटा ग्रुप के सिंहासन पर बिठा दिया गया? बिल्कुल नहीं। यही तो इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। जब वो भारत आए तो उन्हें टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में काम करने के लिए भेज दिया गया। जी हां, एक आम मजदूर की तरह। वो ब्लास्ट फर्नेस की तपती हुई गर्मी में कोयले की कालिख के बीच और जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के साथ रहते थे। उन्होंने वहां सालों तक फावड़ा चलाया, पसीना बहाया। यह सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी, यह उन्हें जमीन से जोड़ने का एक तरीका था। लेकिन क्या यह सफर इतना ही आसान था? बिल्कुल नहीं। 70 के दशक में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स NELCO नाम की कंपनी की जिम्मेदारी दी गई। यह कंपनी पूरी तरह से डूबने की कगार पर थी। रतन ने दिन रात एक करके अपनी सारी ताकत लगाकर उस कंपनी को मुनाफे में भी लाया। लेकिन फिर अर्थव्यवस्था का एक ऐसा खौफनाक दौर आया, एक ऐसा मंदी का तूफान आया कि वो कंपनी फिर से डूबने लगी। उस वक्त का मीडिया, उनके अपने परिवार के कुछ लोग
और कॉरपोरेट जगत के दिग्गज उनके खिलाफ हो गए। लोग कानाफूसी करने लगे, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें JRD टाटा जैसी बात नहीं है, ये टाटा खानदान का वारिस सिर्फ नाम का है। सोचिए उस वक्त उस युवा के दिमाग में क्या चल रहा होगा। जब आपके अपने ही आपकी काबिलियत पर शक करने लगे तो इंसान अंदर से टूट जाता है। क्या वो हार मान लेंगे? क्या वो वापस अमेरिका भाग जाएंगे? लेकिन असली खेल, असली बगावत तो 1991 में शुरू हुई। ये वो साल था जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। JR.D टाटा, जो दशकों से टाटा ग्रुप के भगवान माने जाते थे, उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ने का फैसला किया और उन्होंने अपना वारिस किसे चुना? उसी शांत, शर्मीले और अकेले रहने वाले रतन टाटा को। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या मुश्किल है, कंपनी उनकी, राज उनका। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। उस वक्त टाटा ग्रुप कोई एक कंपनी नहीं थी, बल्कि कई कंपनियों का एक ऐसा जाल था जिसे अलग अलग क्षत्रप चला रहे थे। टाटा स्टील को रूसी मोदी चला रहे थे, टाटा केमिकल्स को दरबारी सेठ चला रहे थे और ताज होटल्स को अजित केलकर। ये वो लोग थे जो खुद को JRD टाटा के बराबर मानते थे। वो अपने अपने डिपार्टमेंट के राजा थे और उन्हें किसी की कोई दखलंदाजी पसंद नहीं थी। और जब उन्हें पता चला कि एक 50 से 55 साल का अनुभवहीन इंसान अब उनका बॉस बनेगा, तो उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी। एक जबरदस्त टकराव शुरू हो गया। एक तरफ पुराने लोगों का ईगो, उनका गुरूर और उनका दशकों का कब्जा, और दूसरी तरफ एक ऐसा विजनरी लीडर जिसे मालूम था कि अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो इस पूरे ग्रुप को एक करना ही होगा। अगर आप वहां होते, उन खूंखार कॉरपोरेट भेड़ियों के बीच, तो आप इस बगावत को कैसे रोकते? रतन टाटा ने कोई शोर नहीं मचाया, उन्होंने कोई पब्लिक ड्रामा नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने चुपचाप एक नियम पास कर दिया। टाटा ग्रुप के सभी डायरेक्टर्स और चेयरमैन के लिए रिटायरमेंट की उम्र तय कर दी गई। ये एक ऐसा साइलेंट बम था जिसने बिना खून बहाए सारी बगावत खत्म कर दी। एक एक करके सारे पुराने दिग्गज रिटायर होते गए और रतन टाटा ने सारी सब्सिडियरी कंपनियों को सीधा हेड ऑफिस के अंडर कर दिया। उन्होंने एक नियम और बनाया कि हर कंपनी को टाटा ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा ग्रुप को देना होगा। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने टाटा को सिर्फ एक नाम से बदलकर एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी के मालिक ने रतन टाटा की खुलेआम बेइज्जती की थी? यह कहानी का वो मोड़ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 1998 का साल था। रतन टाटा ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी, लेकिन शुरुआत में यह प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो रहा था। नुकसान इतना ज्यादा था कि कंपनी के लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वो अपनी कार कंपनी फोर्ड को बेच दें। रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका गए, फोर्ड के हेडक्वार्टर में। वहां मीटिंग में बिल फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने रतन टाटा की तरफ देखा और एक ऐसा ताना मारा जो किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौला दे। बिल फोर्ड ने कहा, जब आपको पैसेंजर कारों के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो आपने ये बिजनेस शुरू ही क्यों किया? हम आपकी कार कंपनी खरीदकर आप पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। उस कमरे में सन्नाटा छा गया। रतन टाटा ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उस मीटिंग से उठे, उसी रात की फ्लाइट पकड़ी और वापस भारत आ गए। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो ये कंपनी नहीं बेचेंगे। अब ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये भारत के सम्मान की बात थी। उन्होंने अपनी टीम के साथ दिन रात एक कर दिया। कुछ ही सालों में टाटा इंडिका भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बन गई। लेकिन इंतकाम अभी बाकी था। 2008 में पूरी दुनिया भयंकर आर्थिक मंदी की चपेट में थी। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो रही थी और उसी वक्त उसी फोर्ड कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पास अपने लग्जरी ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर JLR को बचाने के पैसे नहीं थे। और तब रतन टाटा ने वो किया जिसे रिवर्स इंपीरियलिज्म, उल्टा साम्राज्यवाद कहा गया। जिस ब्रिटिश हुकूमत ने हम पर 200 साल राज किया था, जिस कंपनी के मालिक ने उनका मजाक उड़ाया था, रतन टाटा ने उसी फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। और मजे की बात देखिए, इस बार बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह एक ऐसा बदला था जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। उन्होंने इसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने टाटा टी के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी टेटली को खरीदा। टाटा स्टील के जरिए यूरोप की बहुत बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीदकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। जो टाटा ग्रुप सिर्फ भारत तक सीमित था, उसकी 65% कमाई अब दुनिया भर से आने लगी। जिस इंसान को लोग फेलियर मान रहे थे, उसके 21 साल के राज में रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ गया। लेकिन क्या एक महान बिजनेसमैन सिर्फ बैलेंस शीट
करोड़ों की डील्स और दुश्मनों से बदला लेने से महान बनता है? नहीं, रतन टाटा की असली महानता उन कहानियों में छुपी है जो अक्सर कॉरपोरेट की चकाचौंध में छुप जाती हैं। जरा 1984 के उस खौफनाक दौर में चलते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा देश दंगों की आग में जल रहा था। दिल्ली और कई शहरों की सड़कें खून से लाल थीं। उस वक्त कई सिख ट्रक ड्राइवर्स ने अपनी रोजी रोटी, अपने ट्रक, अपना सब कुछ खो दिया था। वो सड़कों पर आ गए थे। तब रतन टाटा ने क्या किया? उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई पीआर स्टंट नहीं किया। उन्होंने चुपचाप टाटा मोटर्स के जरिए उन पीड़ित सिख परिवारों को नए ट्रक दान में दिए ताकि वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकें। उन्होंने उन लोगों को तब सहारा दिया जब पूरा सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा था। आज भी अगर आप पंजाब के किसी भी गांव में चले जाएं तो वहां के ट्रक ड्राइवर्स सबसे ज्यादा लॉयल टाटा के कस्टमर हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वफादारी पैसों से नहीं, उस भरोसे और इंसानियत से खरीदी गई थी जो रतन टाटा ने उनके बुरे वक्त में दिखाई थी। और 26 नवंबर 2008 का वो मनहूस दिन किसे याद नहीं, जब मुंबई के ताज होटल पर पाकिस्तानी आतंकियों ने कब्जा किया था। गोलियों की तड़तड़ाहट, बम धमाके और चीख पुकार। उस वक्त बड़े बड़े नेता और अधिकारी सुरक्षित जगहों पर छुपे थे, लेकिन 70 साल का वो बूढ़ा आदमी रतन टाटा 3 दिन और 3 रात तक अपनी जान की परवाह किए बिना होटल के बाहर खड़े रहे। उन्होंने अपने कर्मचारियों को खून से लथपथ बाहर निकलते देखा। जब वो ऑपरेशन खत्म हुआ तो उन्होंने जो किया वो दुनिया के किसी भी कॉरपोरेट इतिहास में नहीं हुआ है। उन्होंने तय किया कि ताज होटल की उस शानदार विरासत को वो फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन इमारत से ज्यादा उन्हें फिक्र उन लोगों की थी जिन्होंने उस हमले में अपनी जान गंवाई थी। उन्होंने हर एक कर्मचारी के परिवार का पूरा खर्च, उनके बच्चों की पढ़ाई और जीवन भर की सैलरी देने का वादा किया। वो खुद मुंबई की तंग गलियों और झोपड़पट्टियों में गए। राहुल नाम का एक आम वेटर हो या कोई मामूली सिक्योरिटी गार्ड, सबके बुरे वक्त में एक $100 बिलियन की कंपनी का बॉस खुद चलकर उनके दरवाजे पर खड़ा था। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी आम इंसान को जब खुद रतन टाटा उसके घर आकर गले लगाएं तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा? क्या आपको लगता है कि ऐसे इंसान के जीवन में इसके बाद सब कुछ शांत रहा होगा? एक लंबी और सफल पारी के बाद 2012 में रतन टाटा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो 75 साल के हो चुके थे। उन्होंने साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी चुना। साइरस मिस्त्री उनके ही एक करीबी रिश्तेदार और टाटा ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर शापूरजी पल्लोंजी परिवार से थे। सब कुछ ठीक लग रहा था। रतन टाटा अब अपना समय अपनी पसंदीदा चीजों में बिताना चाहते थे। किताबें पढ़ना, पियानो बजाना, हवाई जहाज उड़ाना और अपने कुत्तों के साथ वक्त बिताना। लेकिन 2016 में एक ऐसा भूचाल आया जिसने भारतीय कॉरपोरेट दुनिया की नींव हिला दी। 24 अक्टूबर 2016 की वो तारीख कोई नहीं भूल सकता। अचानक खबर आई कि टाटा सन्स के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पद से हटा दिया है। पूरी दुनिया सन्न रह गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था? अंदर खाने की खबरें आने लगीं कि साइरस मिस्त्री टाटा के उन उसूलों को तोड़ रहे थे जिन पर यह पूरी कंपनी खड़ी थी। वो सिर्फ प्रॉफिट देख रहे थे। वो इंसानियत और समाज की भलाई वाले टाटा के मूल सिद्धांतों से समझौता कर रहे थे। ये महज एक कुर्सी की लड़ाई नहीं थी, ये एक विचारधारा की लड़ाई थी। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही गंदा था। कोर्ट के चक्कर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की जंग, मीडिया का शोर और सरेआम एक दूसरे पर कीचड़ उछाला गया। $100 बिलियन के एम्पायर में ये जंग मामूली नहीं थी। रतन टाटा को अपना बनाया हुआ घर, अपनी जिंदगी भर की इज्जत बचाने के लिए वापस आना पड़ा। वो 4 महीने के लिए अंतरिम चेयरमैन बने। उन्होंने नटराजन चंद्रशेखरन को नया चेयरमैन चुना और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी रतन टाटा के फैसले को सही ठहराया। लेकिन इस पूरी घटना ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। जिस इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसे अपने आखिरी दिनों में कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़े। इन तमाम विवादों और कॉरपोरेट जंग के बीच उनका असली रूप कुछ और ही था। वो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी नए भारत के सपनों में रंग भर रहे थे। उन्होंने दर्जनों नए स्टार्टअप्स में अपना पैसा लगाया। ओला कैब्स, स्नैपडील, शाओमी, टी-बॉक्स, कैश करो। उन्होंने नए लड़कों के विजन पर भरोसा किया। क्या एक अरबपति किसी आम 20 से 25 साल के लड़के से दोस्ती कर सकता है? क्या उनके बीच कोई ऐसा रिश्ता बन सकता है जिसमें पैसे का कोई लालच ना हो? यहां एंट्री होती है शांतनु नायडू की, एक आम युवा लड़का जो कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाता था ताकि वो रात में गाड़ियों के नीचे आकर ना मरे। रतन टाटा को जब उस लड़के के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया।
उन्होंने ना सिर्फ उसे अपना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनाया, बल्कि उसके स्टार्टअप गुडफेलोज में पैसा भी लगाया। यह स्टार्टअप अकेले रहने वाले बुजुर्गों को युवाओं के जरिए कंपनी और सहारा देने का काम करता था। वो दोनों एक साथ काम करते थे, एक साथ कुत्तों को खाना खिलाते थे। उनका जानवरों, खासकर कुत्तों से प्यार जगह जाहिर था। जून 2024 की बात है, जब वो खुद बीमार चल रहे थे, तब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक अपील की। उनके मुंबई के एनिमल हॉस्पिटल में एक आवारा कुत्ते की जान खतरे में थी और उसे खून की जरूरत थी। 86 साल के उस लेजेंड ने खुद लोगों से गुजारिश की कि वो आएं और उस बेजुबान की जान बचाएं। इस अपील के बाद लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उन्होंने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक एग्जीक्यूटिव सेंटर बनाने के लिए $50 मिलियन दे दिए, जिसे आज टाटा हॉल कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी कॉर्नेल को $50 मिलियन दिए। अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी की रिसर्च के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को $750 मिलियन दे दिए। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सबसे बड़े नागरिक सम्मानों से नवाजा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे रुला देने वाला और दिल को चीर देने वाला सच तो 9 अक्टूबर 2024 के बाद दुनिया के सामने खुला। बुढ़ापे और बीमारियों से लड़ते हुए 86 साल की उम्र में ब्रीच कैंडी अस्पताल में 9 अक्टूबर 2024 की रात 11:30 पर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। महाराष्ट्र और झारखंड सरकार ने एक दिन का शोक घोषित किया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ वर्ली के पारसी श्मशान घाट में हुआ। जब मुंबई पुलिस ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी और उनका शरीर तिरंगे में लपेटा गया, तो वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम थीं। लेकिन मौत के कुछ दिनों बाद जब उनकी 10,000 करोड़ रुपए की वसीयत दुनिया के सामने आई, तो एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि यह दौलत किसी बड़े ट्रस्ट या कॉरपोरेट फंड में जाएगी, वो हैरान रह गए। आप सोच भी नहीं सकते कि उस दस्तावेज में क्या लिखा था। उन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन RTEF को तो दिया ही, जो उनके जाने के बाद भी समाज की भलाई का काम करेगा। उनके भाई जिमी और सौतेली बहनों के लिए भी हिस्सा रखा गया। लेकिन असली कहानी उन पन्नों में थी जहां उन लोगों के नाम थे जिन्हें दुनिया अक्सर भूल जाती है। उन्होंने अपने उसी युवा असिस्टेंट शांतनु नायडू का वो 1 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन पूरी तरह माफ कर दिया, जो उन्होंने उसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने गुड फेलोज में अपना हिस्सा भी छोड़ दिया ताकि वो लड़का अपनी जिंदगी आजादी से जी सके। उन्होंने अपने कुक, रसोइये राजन शॉ को अपनी वसीयत में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी और ऊपर से उसका 51 लाख रुपए का निजी लोन भी माफ कर दिया। उनके बटलर, जो उन्हें खाना परोसते थे, सुब्बैया कोनार को 66 लाख रुपए मिले और उनका 36 लाख का लोन माफ कर दिया गया। उनकी सेक्रेटरी डेलनाज गिल्डर को 10 लाख रुपए दिए गए। उनके ड्राइवर राजू लियोन को 1.5 लाख रुपए और उसका 18 लाख रुपए का लोन हमेशा के लिए माफ। उनके घर के चपरासी गोपाल सिंह और पांडुरंग गुरव को 50-50 हजार रुपए। उनके अलीबाग के बंगले के केयरटेकर देवेंद्र को 2 लाख रुपए। यहां तक कि जो मामूली वर्कर उनकी गाड़ियां साफ करते थे, उनके नाम भी उस वसीयत में थे और उनके लोन माफ कर दिए गए थे। उन्होंने अपने एक पड़ोसी तक का लोन माफ कर दिया था। क्या आपने कभी किसी अरबपति को मरते वक्त अपने रसोइये और गाड़ियां साफ करने वाले के बारे में सोचते देखा है? सबसे बड़ी और भावुक कर देने वाली बात, उनका पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ता टीटो। दुनिया का शायद ही कोई अरबपति ऐसा हो जिसने अपनी वसीयत में अपने कुत्ते के लिए बाकायदा 12 लाख रुपए का फंड रखा हो, ताकि उसके मरने के बाद भी उस बेजुबान को कोई तकलीफ ना हो। और उनके कपड़े, वो इंसान जो दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स पहनता था, जिनकी अलमारी में डैक्स, पोलो, ब्रुक्स ब्रदर्स और ब्रियोनी के महंगे सूट और हर्मेस की टाई भरी पड़ी थी। उन्होंने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे ये सारे महंगे कपड़े किसी म्यूजियम में मत रखना, बल्कि इन्हें NGO को दे देना, ताकि इन्हें गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटा जा सके। उनके पास 20 से 30 लग्जरी कारों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन था, जिसके लिए उन्होंने टाटा ग्रुप से कहा कि वो चाहे तो इन्हें म्यूजियम में रखे या नीलाम कर दे। एक आदमी जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की कंपनियों को खरीदा, जिसने अरबों खरबों की डील्स की, जो अपनी जवानी में 4 बार शादी के करीब पहुंचकर भी पीछे हट गया
और ताउम्र अकेला रहा। वो जाते जाते अपनी वसीयत में उन चेहरों को याद रख गया जिन्हें अक्सर ये दुनिया भूल जाती है। दिसंबर 2025 में टाटा ग्रुप के मालिकाना हक वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक नए चमचमाते बोइंग 737 मैक्स 8 विमान ने उड़ान भरी। वो आसमान का सीना चीरता हुआ बादलों के बीच जा रहा था। क्या आप जानते हैं उस जहाज के पिछले हिस्से पर रजिस्ट्रेशन कोड क्या लिखा था? VTRNT, यानी विक्टर टैंगो रतन नवल टाटा। वो इंसान अब जमीन पर नहीं था, वो जा चुके थे, लेकिन आसमान में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया था। यही है वो अंतिम सच्चाई। एक 10 साल का वो अकेला बच्चा जो एक दिन देश का सबसे बड़ा कारोबारी बना, लेकिन जिसने कभी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा, जो सिर्फ एक रईस नहीं बल्कि एक अमर दास्तान बन गया। क्या आज के दौर में ऐसा इंसान दोबारा पैदा हो सकता है? यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। ऐसी ही भारत के महान लोगों की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत मेहनत और समर्पण के साथ ये कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। कृपया अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें और इन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। जय हिंद, जय भारत।